जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई का जो 10th क्लास का और 12th क्लास का बोर्ड का सैंपल पेपर है वो रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है सीबीएसई की तरफ से, मींस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा मैं आप सभी को, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, कि आपको पूरा, अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर या 4 नंबर कैसे कंप्लीटली मिल सके, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो एंड तक टिके रहे। अगर आपको पूरा का पूरा समझना है और बोर्ड में मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हैं तो सैंपल पेपर करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा सैंपल पेपर है या आपका जो एग्जाम आएगा बोर्ड का, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो आपका सैंपल पेपर है वो बेसिकली 3 सेक्शन में बटा गया है। ठीक है, किसमें किसमें, ए, बी और सी में। ठीक है, टोटल आपके पेपर में 14 ही क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो सेक्शन ए रहेगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन है टोटल, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर्स का है। ठीक है, जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। टोटल 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके अंदर चॉइस रहेगी, मतलब 2 क्वेश्चन में से 2-2 रहेंगे, आपको एक करना रहेगा। ठीक है, और जो सेक्शन बी है वो आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, और इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर चॉइस मिलेगा। उसके बाद जो सेक्शन थर्ड है आपका लास्ट वाला सेक्शन, उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में रहेगा आपके पास, और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास जिसके अंदर सिचुएशन बेस्ड रहेगा, मतलब स्टडी बेस्ड केस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस। तो ओवरऑल मार्क्स आपका रहेगा 40 नंबर का, और जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का क्वेश्चन मिलेगा टाइम करने को। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए पे आते हैं, हम बात करते हैं लाइन से क्वेश्चन करेंगे, पहले 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। आपको एक AP दी गई है जिसमें से A25 माइनस A15 निकालना है आपको। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों में से चॉइस है, आपको ये करना है, हम दोनों कराएंगे। और अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इसका क्वेश्चन पेपर का भी और इसके सॉल्यूशन का भी लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे एपी दे रखा है, देखो ये एपी दिया गया है आपको 6, 9, 12 और 15, ऐसे ऐसे करके नंबर जा रहा है। ठीक है, आपको निकालना है A25 माइनस A15, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसको हम और आसान कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 24D, एपी का क्वेश्चन है ये, फिर माइनस A + 14D। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A + 24D माइनस A माइनस 14D, ये A से A गया। ठीक है, 24 में से 14 आएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 10D बचेगा। ठीक है, जिसमें से D की वैल्यू हम निकालते हैं। D अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, जो कि कितना आया, 9 माइनस 6 आपका आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 30। तो आपको निकालना था कितना, A25 माइनस A15 निकालना था, और उसका आंसर कितना आया, 30 आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर था। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरा वाला भी देखते हैं अभी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, देखिए इसी का एक और है इसमें क्वेश्चन जिसमें चॉइस दे रखी है, तो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। आपको कह रहा है कि जो 7th टर्म है उसको हमने 7 टाइम्स कर दिया, और जो 5th टर्म है उसको हमने 5 टाइम्स कर दिया, मींस 5 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो आपको AP और ये दोनों की दोनों वैल्यू जो बराबर होंगी, आपको A12 निकालनी है, मतलब 12th टर्म निकालनी है। तो दैट मीन्स कि आपको क्या बोला कि 7 टाइम्स मीन्स 7 × A7। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5 × A5 दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5A + 4D लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7A आ गया, और 7 × 6 = 42D आ गया, इक्वल टू 5A + 20D आ गया। ठीक है, इन सभी को इधर ले आओ तो 7A माइनस 5A हो जाएगा, प्लस 42D माइनस 20D इक्वल टू 0 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 में आ गया आपका 2A आ गया। ठीक है, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22D आएगा इक्वल टू 0। देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, पूरा डिवाइड मार दो 2 से, तो आपका क्या आया, A + 11D की वैल्यू कितनी आई, 0। और आप इसको ध्यान से देखोगे तो A + 11D किसके बराबर होता है, A12 को, मीन्स 12th टर्म के बराबर हुआ।
ठीक है, और यही 12th रिजल्ट आपको फाइंड करना था, तो आपका आंसर कितना है 0। ये सेकंड पार्ट का आंसर था, ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर था, तो इसको भी नोट डाउन कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x - 6 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं इक्वल रूट्स पे जो बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मीन से डी की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ लिखा है mx ब्रैकेट 5x - 6 उसके बाद में भी आएगा कुछ +9 आएगा, c की वैल्यू भी आएगी, ठीक है, जो कि मिसप्रिंट है। अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो ये दे रखा है mx 5x - 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, यहाँ पे क्या लिखा है +9 इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, देन क्या आ जाएगा 5mx², फिर एक बार इसी की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा -6mx आ जाएगा, +9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी a की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये कोफिशिएंट किसका है x² का, और ये आपकी किसकी हो गई b की वैल्यू हो गई, और ये आपकी हो गई c की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। b की वैल्यू लिखते हैं तो -6m, इसका स्क्वायर लगेगा -4 इंटू a की वैल्यू आती है आपकी 5m, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 आता है इक्वल टू 0। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 6 6 36, 36m² आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है, -4 9 36 ब्रैकेट 5m आया इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम 36 और m देखेंगे कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया 36m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा m, यहाँ पे क्या बचा m - 5 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब, ठीक है, कि हमारा एक बार m की वैल्यू कितनी आई 0 आ गई, ठीक है, और एक बार ये इधर का है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस, तो एक बार m की वैल्यू प्लस में 5 आ गई, तो m की वैल्यू 2 आई है, ठीक है, m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, तो 5 आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, फिर +9 आ जाएगा, इसी वजह से 0 नहीं हो सकता, और प्लस का 5 जो होगा वो आपकी m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, और जो मिस्टेक थी उसको आप चेंज कर लेना क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P दे रखा है, ठीक है, बाहर दे रखा है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक PA और एक PB हो रहा है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे ड्रॉन हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया कि OP की जो वैल्यू हो 2r है, देन फाइंड द एंगल APB, आपको एंगल APB निकालना है और बताना है कि किस तरीके का ये ट्रायंगल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका रेडियस है और ये दे रखा है 2r, आपको निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, जिसका नाम दिया रखा है एंगल APB मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखो, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, मान लो, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं APO, इन ट्रायंगल APO ट्रायंगल ले लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि OAP एंगल OAP कितना होगा 90 डिग्री होगा, जो कि थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है रेडियस तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपने इसको मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आधे वाले को मान दें, पूरे को नहीं, हमने सिर्फ आधे को माना, इसको हमने मान लिया थीटा मान लिया। अब थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको ये चीज निकाले कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है r अपॉन में 2r लगाएंगे तो r से r कटा, आपका आ गया 1/2, और साइन थीटा की 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका एंगल बनेगा कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, अगर हम दूसरे वाले इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, तो ये 30 आ गया, टोटल कितना हो गया 60। तो हमको ये निकालना था कि एंगल है APB की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो कितना आया 60 डिग्री आ गया। उसके बाद हमें बताना था कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना है 60, ठीक है। हम जानते हैं कि एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से कोई दो टेंजेंट ड्रॉन होते हैं तो दोनों के दोनों साइडें बराबर होती हैं, इट मीन्स PA इक्वल टू PB के बराबर होगा, ठीक है। और अगर बराबर होगा तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होंगे। ये वाला जो एंगल आया, ठीक है, ये वाला जो एंगल आया और ये वाला जो एंगल आया वो दोनों के दोनों बराबर हो गए। ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना बचा, टोटल कितना होता है 180 होता है। 180 में से
180 में से 60 गया तो टोटल आ गया आपका 120, और दोनों के दोनों एंगल बराबर है, इट मींस ये भी 60 के ही होंगे, तो ये भी 60 का हुआ, ये भी 60 का। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों 60 होते हैं तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कट सरफेस एरिया दे रखा है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन द फाइंड द हाइट। तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, ऐसे करके बना, ऐसे करके बना और ऐसे करके बन गया, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, और ये आपका हाइट होता है, ठीक है, ये एल होता है, ठीक है, ये रेडियस होता है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, और इसका सी ऐसे दे रखा है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि दे रखा है कितना दे रखा है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस थी वो रेडियस दे रखा है 56, मतलब इसका जो आपको रेडियस दे रखा है स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है वो 56 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका हाइट क्या होगा, ठीक है, आपको निकालनी है हाइट निकालनी है। उससे पहले हमें बताया कि कर्व सरफेस एरिया मींस CSA, कर्व सरफेस एरिया किसी भी राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, तो हम पाई आर एल की वैल्यू निकालेंगे। पाई इसका दे रखा है 12320 इक्वल टू पाई 22/7 इंटू रेडियस आपको दे रखा है 56 इंटू एल दे रखा है, काट दोगे 7 1 7 7 8 56, ठीक है। उसके बाद जो एल की वैल्यू आई वो कितनी आई 12320 अपॉन में 22 इंटू 8 आ गई, ठीक है। और अब इसको 11 से काटते हैं, 11 2 जा, ठीक है, इसको काटेंगे तो 11 1 जा आएगा, इसमें फिर से 11 1 जा जाएगा, ठीक है, 2 बचा, 11 2 जा आ गया, और ये आ गया, फिर से 2 से कटेगा, देखो 2 से काटते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं या 8 से काट देते हैं, 70 आ गया। इट मीन्स जो एल की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 70 सेंटीमीटर। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है ये वाली, ठीक है, और हमको ये वाली हाइट निकालनी है। तो आप इसको देखोगे यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है 90 डिग्री का, पाइथागोरस लगाएंगे हम, तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, ठीक है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, ये एल हो गया, एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपकी जो होती है वो हाइट है एच स्क्वायर, और बेस जो आपका दे रखा है वो कितना है, रेडियस का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा। अब एल की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी 70, तो 70 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एच का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस आर की दे रखी है 56 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो एच की जो वैल्यू रहेगी, एच स्क्वायर की वैल्यू वो आ जाएगी 70 स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद h की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, अंडर रूट में 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब हमें 70 का स्क्वायर निकालना है और 56 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखो कैसे होगा। उसके बाद h की जो वैल्यू आई वो 70 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट में 7 का 7 7 49 00 आ गया, माइनस 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर कर दो, 56 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कितना 6 6 जा 36 का 6, ठीक है, और उसके 6 5 जा 33 आ गया, मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 0 6 5 जा 25 और ये आ गया 28 आ गया, 6 3 1 3, तो कितना आ गया 3136 आ गया, ये आपका आ गया। इसको बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आपका आ गया 4, ठीक है, 796, ठीक है, और ये आपका 1 7 और ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट निकालनी थी, इट मीन्स की हाइट कितना आ गया आपका 42, ये वाली लाइन निकालनी थी आपको 42 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मिसेस गर्ग है, ठीक है, जो कि एक टीचर है, और उन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे थे, ठीक है, जिसमें से उन्होंने बताया कि जो मॉडल क्लास है 45 है, ठीक है, वहाँ से कुछ नंबर लिखे थे, बट जब प्रिंटिंग हुई नंबर रिजल्ट बन रहा था, ठीक है, तो उस समय वो नंबर मिसिंग हो गया, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो गई। अब आपको बताना है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। आपको डाटा दे रखा है, मार्क्स ऑफ 10 दे रखा है, कितने कितने नंबर आए 20 से 40, 40 से 60 और ऐसे कैसे दे रखा है। इट मीन्स की जो इसकी हाइट है वो 20 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि 20 से 40 हो रहा है तो 40 से 60, ठीक है। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, आपको शायद ध्यान होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा है, मॉडल क्लास दे रखा था। अब मॉडल क्लास 45 बोल रखा है, इट मींस किसके किसके बीच में रहेगा, वो 40 से लेकर 60 के बीच में रहेगा, ठीक है, कि तभी तो 45 बोल रखा उन्होंने, तो 40 से बीच में 60 में रहेगा। अब इस बीच हमने निकालना है, सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। एल की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 40 आ गई, लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद हाइट निकालते हैं, तो हाइट की वैल्यू जो रहेगी इसकी, ठीक है, हाइट देखो कितना जा रहा है, 40 से 60 मींस माइनस करेंगे तो 60 में से 40 कितना 20 आ गई, आपकी हाइट भी निकल गई, ठीक है। उसके बाद आपको जो डाटा दे रखा है उसमें जो गायब हो उसको हम F1 मानते हैं, ठीक है, जो नहीं बता हमने उसको F1 माना। उससे पहले वाले को हम F0 मानते हैं, क्या मानते हैं, F0 मानते हैं, ठीक है। तो उससे पहले देखो तो डाटा में 10 दे रखा है, और जो गायब था उसके बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो F2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हम मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉडल क्लास हमें 45 दे रखा है, तो हमने लिखा 45 लिखा। उसके बाद हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एल होता है, तो एल प्लस एच होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, F1 माइनस, ठीक है। उसके बाद आपका लगता है F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही लगता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका 45 आ गया, ठीक है। उसके बाद एल की वैल्यू आपकी 40 दे रखी है, प्लस हाइट देखो आपकी 20 दे रखी है, ठीक है। F1 दे नहीं मालूम, F0 तो मालूम है, 10 लगा दो 10, ठीक है। उसके बाद 2F1 माइनस F0 कितना है, 10 माइनस 6, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसके बाद कितना आया, ये 40 इधर जाएगा तो आ गया 45 माइनस 40 आ गया, इक्वल टू वैल्यू कितनी आई, 20 F1 माइनस 10 अपॉन में 2F1 माइनस 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, जिसका आ गया 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू F1 माइनस 10 अपॉन में 2F1 माइनस 16, ये कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। अब आ गया 1 अपॉन में 4, ठीक है, इक्वल टू F1 माइनस 10 अपॉन में 2F1 माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना हो रहा है, ये आ गया आपका 2F1 माइनस 16 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई की तो 4F1 माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे और सॉल्व करेंगे तो F1 को इधर ले आओ, ठीक है, और 40 को इधर लेके आओगे तो माइनस 16, ठीक है, प्लस 40 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 4F1 माइनस 2F1। सॉल्व करेंगे, देखो 40 में से 16 24 आ गया, ठीक है। इसमें से आ गया 2F1 आ गया। F1 की जब वैल्यू निकाली हमने तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी गायब थी, ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी गायब थी उसकी वैल्यू कितनी आई, 12। तो आपका 12 आंसर होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। जहां पे गायब हो रहा है उसका मैं बता देता हूँ, 1 अपॉन में F4 लिखा है इक्वल टू F1 माइनस 10 अपॉन में 2F1 माइनस 16 लिखा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रितु एक कोई लड़की है, ठीक है, उसकी कुछ एज इस समय होगी और अब से 5 साल पहले उसकी जितनी एज थी अगर उसका हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये उसके इस समय की एज के 5 गुना से 11 बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी, अब देखते हैं, उसको हम अपने क्वाड्रेटिक में बनाते हैं। देखो सबसे पहले मान लेते हैं उसकी परसेंटेज, तो मान लेते हैं लेट रितुस, ठीक है, परसेंटेज। उसकी परसेंटेज को हमने कुछ भी माना, x ईयर मान सकते हैं, ठीक है, x ईयर्स हो गया। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया, क्या आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर हम चलें तो क्या बोला गया कि इस समय उसकी जितनी एज है, ठीक है, उससे 5 साल पहले, मतलब x है तो उससे 5 साल पहले अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो इस समय जितनी एज है उसके 5 गुने से 11 बढ़ जाएगी। ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इट मीन्स a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू 5x प्लस 11। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। जो x वाले हैं उसको सबको इधर ही ले आओ, ठीक है। तो कितना आएगा, ये x स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। और ज़्यादा सॉल्व कर देंगे तो देखो इन दोनों में से ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x स्क्वायर इन दोनों को करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपली इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो 14 को तोड़ेंगे तो 14 का एक बार एलसीएम ले लो, तोड़ना आपको आता है, 7 आ जाएगा।
2 आया, 7 आ गया, तो इसका मतलब 7 2 14, तो 14 और 1 का पेयर बनाए तो हमारा हो जाएगा। तो इट मीन्स हम बीच वाले को तोड़ेंगे, किसको तोड़ा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 15x था, ठीक है, प्लस में 14 इक्वल टू 0 था, तो हमने इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स प्लस माइनस 14x प्लस 14 इक्वल टू 0, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 14 और 1 15, तो इसी को हमने ब्रेक करके 2 में बना दिया, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो x आ गया, x माइनस 1 आ गया, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का हम 14 ले लेते हैं, माइनस का 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 14 आएगा एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 आएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार ये पूरा का पूरा 0 के बराबर, एक बार ये पूरा पूरा 0 बराबर, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, और दूसरी क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब या तो उसकी परसेंट एज कितनी आई होगी 14 साल की, या तो परसेंट एज उसकी कितनी रही होगी 1 साल। अगर हम मान लेते हैं कि उसकी एज 14 साल आई होगी, ठीक है, तो 5 साल पहले की हम बात कर सकते हैं, तो 5 साल पहले करेंगे तो 9 साल की होगी। बट अगर हमने ये वाली वैल्यू ली मीन्स x इक्वल टू 1 ले लिया, तो इट मीन्स x इक्वल टू 1 लेते ही क्या समझ में आता है कि इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ईयर की, जो उसके साल की होगी, अगर 5 साल पहले की बात करी गई है, ये 5 साल पहले की बात है, तो उसका मतलब कि उसका एज क्या हो गया, माइनस में हो गया, माइनस में 4 आएगा, और माइनस में 4 कभी एज किसी की हो ही नहीं सकती, इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 14 ईयर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट है, ठीक है, तो इसमें से आपको चॉइस थी, दोनों में से एक ही करना था। तो पहला तो आपने एज वाला था और दूसरा इस बार है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। देखो क्या है, दे रखा है कि 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो x का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, a होता है, और इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो b आएगा, और ये पूरा किसका रहेगा, c। हम जानते हैं कि x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले हम जान लें d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम सबसे पहले, तो देखो d की वैल्यू निकालते हैं b स्क्वायर माइनस माइनस 6p का स्क्वायर करना है माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपको 9 दिखी है और c की वैल्यू दे रखी है आपको p स्क्वायर, ठीक है, माइनस q स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 p स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आगे ये 36 p स्क्वायर माइनस 36 p स्क्वायर प्लस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 36 q स्क्वायर, ये दोनों कट गए, आपका जो ओवरऑल d की वैल्यू बची कितनी बची, 36 q स्क्वायर बची। अगर अंडर रूट d की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 6q आएगी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। हमने सीखा कि जो हमारा x होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a होता है, तो सबसे पहले x की वैल्यू लगाओ माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, माइनस 6, ठीक है, तो ये कितने है, माइनस 6p आ गई, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आई है हमारी 6p आई है, सॉरी 6q आई है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6q लिखेंगे अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 9 है, तो आगे आप जब x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6p प्लस में 6q अपॉन में 18, और दूसरा आ जाएगा 6p माइनस 6q अपॉन में 18 आ जाएगा। आप देखो दोनों में से 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन ले लिया तो 6p प्लस q अपॉन में 18 आ गया, 18 आ गया, और इसका भी ऐसे ही आएगा p माइनस q अपॉन में 18 आ जाएगा। इसको आप और आगे सॉल्व करो तो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो फाइनल जो आपका x का आंसर आएगा वो आएगा p प्लस q अपॉन में 3 आ गया, और दूसरा आएगा p माइनस q अपॉन में 3। और आप एक और चीज जानते हो क्या, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 जीरो हो जाते हैं, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, इसीलिए इसकी 2 वैल्यूज आई है, तो ये दोनों के दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा अगला आता है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप जानते हो कि सेक्शन बी का पार्ट है, इट मींस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी करे थे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 3 मार्क्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दें तो एक टेबल दी गई है, ठीक है, और कुछ बताया गया है उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि कोई जंप कंपटीशन था, लॉन्ग जंप कंपटीशन था, जिसमें 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था,
और उन सभी का डाटा दिया गया है, सबने कितना कितना जंप किया है, ठीक है, कितने मीटर जंप किया है, जैसे डिस्टेंस दे रखा है इतने मीटर में इतने बच्चों ने जंप किया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि मीडियन निकालना है कि सबसे ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने सबसे मीडियन में कूदा हो, सबसे बीचों बीच में कूदा हो, ठीक है। चलिए इसका करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या ले लेते हैं, हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में दिया गया है कितना कितना दे रखा है, 0 से 1, ठीक है। उसके बाद 1 से 2, उसके बाद दे रखा है आपको 2 से 3, उसके बाद दे रखा है 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5, ठीक है। इतनी डिस्टेंस दे रखी है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर आप देखोगे तो कितना कितना दे रखा है, 40, ठीक है, 80 और 62 मतलब 62 और 38 32 और 30, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम अगर CF निकालेंगे, ठीक है, इसका तो CF कितना आएगा, CF आप जानते हो सबसे पहले का पहला तो रहेगा 40, ठीक है। फिर इसमें इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 120, फिर इसमें इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 120 और 60 180 82 आ गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 20 220, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, ठीक है। तो ये आपका CF हो गया, ठीक है। पहले तो आपको मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपका मीडियन का फॉर्मूला रहेगा L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन में F इंटू H, यही होता है, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले L पता करना है, ठीक है। तो उससे पहले n/2 निकालो, मीडियन निकाला आपने, n/2 जब निकालेंगे तो n/2 के मतलब 250 थे, 250 से 2 को उड़ा दिया तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 125। 125 किसके बीच में लाई करता है, इसके बाद लाई करता है, मतलब यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, 125। तो यहाँ की मीडियन देख लें आप, ये दे रखा है, तो जो लोअर लिमिट रहेगी वो आपकी 2 रहेगी। हाइट देखोगे अगर आप, हाइट तो कितनी है 3 में 1 आ गया, ठीक है। इसकी हम क्लास मीडियन की बात करेंगे, मीडियन क्लास की बात करेंगे तो कौन सी मीडियन क्लास में आ रहा है, ये 2 से लेकर 3 तक की आ रहा है। तो इसी वजह से L इतनी आ गई, हाइट 3 में से 2 गया, 1 आ गया। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 62 आ गई। और अगर CF की बात करेंगे तो CF कितना आ रहा है 120, कितना आ रहा है 120। इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। देखो कितना आता है, सबसे पहले L की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो हमने लिखा 2 प्लस इसकी कितनी आई 125 माइनस CF की वैल्यू है 120, लिख लो 120 अपॉन में F की वैल्यू है आपकी 62, तो 62 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5 अपॉन में 62 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो LCM ले लेंगे तो कितना आएगा 62 2 जा, या आएगा 60 2 120 124, 124 प्लस 5 अपॉन में 62 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 129 अपॉन में 62। तो इट मीन्स कि आपका जो मीडियन आएगा वो इतना आएगा, इससे बीच में रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको काट के पॉइंट में भी निकाल सकते हो, और चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा 62 आएगा, और यहाँ पे आ गया 5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 62। तो इतने मीटर से ये मीडियन है, ठीक है। इससे अगर नीचे आएंगे तो हमारा लोअर रहेगा, और इसके ऊपर रहेगा तो हायर रहेगा। इट मीन्स कि इसको हमने क्या माना, मीडियन माना। तो इस पूरे ओवरऑल जो था आपका केस था पूरा उसका मीडियन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर पॉइंट में काटोगे तो इसको आएगा ये करीब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 मीटर के करीब लगभग आपका जो आंसर रहेगा अप्रॉक्स में आप निकाल लेना, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये भी 3 नंबर का है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसपे 2 पेयर होने चाहिए, 2 टेंजेंट के पेयर होने चाहिए, और सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो कि दोनों के दोनों इंक्लाइंड होने चाहिए एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री पे। इट मीन सबसे पहले आप क्या करना, एक सर्कल लेना, ठीक है। ऐसा सर्कल बनाना जिसका 4 सेंटीमीटर का क्या रहे, रेडियस रहे, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाने के बाद उस पर फिर आप एक एंगल ड्रॉ करना, ठीक है। कोई पॉइंट ले लेना और उस पर एक एंगल ड्रॉ करना 120 का। उसके बाद जब इसको आप बाइसेक्ट करोगे तो अपने आप वो 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो इस पर तो बनेगा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, सोच द रन बाय द बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच। एक वन डे क्रिकेट मैच है, उसमें एक बैट्समैन है जिसने कुछ रन्स मारे हैं। फाइंड द मीन ऑफ द रन। आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। टेबल दे रखा है कि रन स्कोर 0 से लेकर 40 रन तक, 40 से 80, ठीक है, 80 से 120 ऐसे करके दे रखा है। आपको इसका मीन निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। लिखा हुआ है रन स्कोर, ठीक है, रन स्कोर कितना रन मारा है इन्होंने 0 से लेकर 40 तक, ठीक है। उसके बाद 40 से 80, फिर उसके बाद 80 से 120, और 120 से 160, फिर 160 से 180 नहीं 200 है, सॉरी 200, ठीक है। उसके बाद कुछ दिया गया है इन्होंने, क्या क्या दे रखा है, देखो नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ
बैट्समैन, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले मैं कितनी दे रखी है बैट्समैन में, आपको दे रखा है 12, उसके बाद 20, उसके बाद 35, उसके बाद 30 और उसके बाद 23, ठीक है। अब इन दोनों सभी का टोटल करोगे आप तो टोटल कितना आएगा आपका, टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल है देखो 2 5 2 7 7 3 10 0 1, ठीक है, 1 1 2 4 4 3 7 7 3 10 2 2 12 120 है, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सबसे पहले क्या निकालोगे आप, इसका XI निकालोगे, उसके बाद XI/FI निकालोगे, तभी आप क्या निकाल सकते हो, इसका मीन निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले XI निकालेंगे। XI के लिए आप जानते हैं इन दोनों को अपर लिमिट जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, इसके डिवाइड करेंगे तो 80 और 40 120, 120 का आ गया आपका 60, ठीक है, ये 100 का और सॉरी 80 20 हाँ, ठीक है, और 160 कितना हो गया आपका, ये आ गया 60 280 का हो गया आपका 140, ठीक है, 20 ये आ गया आपका 180, ठीक है, ये XI हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, XI/FI निकालते हैं, तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 240, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 120, 35 से कम 35 3500, ठीक है। उसके बाद 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 दिया 42, ठीक है। उसके बाद 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, जो क्या आएगा 41 और 40 आ गया, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आप फॉर्मूला जानते हो कि अगर हमें किसी भी चीज़ का क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है, तो क्या होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनको जोड़ दो, ठीक है, ये तो हमारे पास जोड़ा इन दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 0 0 आ गया, ठीक है, 4 और 4 8 आ गया, ठीक है, और 2 2 4 और 4 5 9 9 2 11 11 1 12 का 1 आ गया, 1 कैरी लग गया, 1 1 2 2 और 3 5 5 4 9 और 9 4 13, ठीक है। तो कितना आ गया 13 120। तो हमने कितना लिखा 13280 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 है, ठीक है। तो 0 से 0 गया, ठीक है, और सॉल्व करेंगे 1328 अपॉन में 12 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। इसको इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 6 आ गया, फिर से 6 आ गया, ठीक है, और ये 4 आ गया। उसके बाद देखो 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, जो आपका है 3 3 2 अपॉन में 3 आया, इट मीन्स 3 1 जा 3 3 1 जा 3। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया, उसके बाद 3 6 जा 18 3 6 जा 18, ऐसे ऐसे आता रहेगा आपका। तो आपका जो मिनिमम तो मीडियन था, ठीक है, जो मीन था आपका वो आएगा 110.67, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है। तो पहला इसका करते हैं, कह रहा है कि 2 पोल्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आमने सामने रखे गए हैं और जिसकी डिस्टेंस है बीच में 20 मीटर, मतलब एक पोल अगर इधर है तो एक पोल इधर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर की है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर आप, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द, मतलब अगर आप सेकंड पोल से, ठीक है, फर्स्ट पोल की तरफ ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री बनता है, और अगर आप फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को देखते हो तो 30 डिग्री बनता है। तो आपको निकालना है कि इन दोनों के हाइट के बीच में जो डिफरेंसेस होगा वो निकालना है, और √3 की वैल्यू जो रखा 1.73 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले कि एक पोल ये है, ठीक है, और एक पोल ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 20 मीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे देखा गया, कहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ बना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60 डिग्री का बना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा गया तो कितना बना 30 डिग्री का बना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है फर्स्ट में से 2 का, तो फर्स्ट माइनस सेकंड निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लेते हैं, तो जिसमें हम देखेंगे कि थीटा कितना हमारा, थीटा हमारी बन रही है 60 डिग्री, मतलब एंगल हमारा 60 डिग्री का है, और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और बेस हमें मालूम ही है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मींस tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाएंगे कितना दे रखा थीटा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन में 20 हो गया, इसकी tan 60 होती है √3, तो √3 की वैल्यू आ गई x अपॉन में 20। इट मीन्स कि हमारा जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 20 √3 आ गया, ठीक है।
20√3 आ गया, और x की वैल्यू निकाले तो 20 × 1.73 आ जाएगी समथिंग, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कितना आएगा 0, उसके बाद आया 2 3 6 और 2 7 14 का 4 1 और 2 1 2 और 1 3, ठीक है, इतना आ गया, पॉइंट लगा दो 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई 34.6 मीटर, ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारा सेकंड वाला निकलना है, हमको ये नहीं मालूम तो हमने इसको y मान लिया, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कौन सा DCB ले लेते हैं, कौन सा लिया DCB ले लिया, ठीक है। तो इसमें जो थीटा रहेगा हमारा वो थीटा इस बार कितना दिख रहा है 30 डिग्री दिख रहा है, हम क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, लगा दीजिए इसको, tan 30 आता है 1/√3 परपेंडिकुलर का, आप देखो परपेंडिकुलर हमको y मालूम है, ठीक है, मालूम नहीं है तो हमने y माना है, बेस आपका 20 ही रहेगा, तो इसका जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा आपका √3y, ठीक है, इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 20 अपॉन में √3 आ गई, इट मीन्स कि y की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 1.73 आ गई, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे करके ना लिख के ऐसे लिख के माइनस कर लो और इजीली हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये है और ये है। अब हमें डिफरेंस निकालना है, मान लो तो हमने क्या लिखा डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट की हाइट माइनस सेकंड की हाइट, फर्स्ट की हाइट देखोगे कितनी आई है आपकी 20√3, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसकी आई है 20 अपॉन में √3, एलसीएम ले लो, ठीक है, यहाँ 1 लिख लें, एलसीएम लेते हैं तो इसका कितना है √3 एलसीएम आ गया, इसके इससे मल्टीप्लाई करा तो 20 3 हो गया, माइनस 20 हो गई, और आगे सॉल्व करेंगे तो 20 3 60 में से 20 किया √3, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है, और √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ गया √3 आ गया, सॉल्व करेंगे तो 40 √3 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। अब √3 की वैल्यू लगाएंगे तो √3 की वैल्यू कितनी है 40 × 1.73 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, देखो 4 3 जा 12 का 2, ठीक है, 1 कैरी, 4 7 जा 28 1 29, 2 कैरी और 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो अपॉन में 3, तो आपका आ गया 69.2 अपॉन में 3, काट देंगे इसको, कटेगा तो कितना आएगा देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, उसके बाद पॉइंट, ठीक है 0.67, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 23.06, ये आपका क्या आ गया डिफरेंस इतना मीटर का, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक है। देखो अगर इसी के अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, जिसमें 2 था, अब मैंने आपको बताया था कि चॉइस है, तो इसका जो 10th का सेकंड पार्ट है उसमें देखा हुआ है कि एक लड़का है जिसकी 1.7 मीटर की हाइट है, मतलब लंबा है, ठीक है, और वो कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है, एक बिल्डिंग से, जो कि दूरी दे रखी है 50 मीटर की, और कह रहा है जब इसने उस बिल्डिंग के टॉप पे देखा तो एक एंगल बना 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे कहा गया, तो आपको बताना है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, और √3 की वैल्यू आपको 1.73 ही लेनी है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 1.7 मीटर की दे रखी है, और ये कुछ दूरी पर खड़ा होगा, यहाँ से इसने अपनी आंखों से देखा है, और ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के कुछ देखा, जब इसने ऐसे करके देखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एंगल बना वो कितना बना 60 डिग्री का बना, तो ये भी कितना होगा 1.7 मीटर होगा। तो आपको इस पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। सबसे पहले आप ये निकाल लोगे, ये कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इसको x, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं A B और C, ठीक है, और इसको मान लो P और इसको मान लो Q मान लो, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा, कितना दे रखा है 50 मीटर का दूरी दे रखा है, बिल्डिंग से उस बच्चे की दूरी 50 मीटर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे tan थीटा, तो आपका जो आएगा tan थीटा जो आके आता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री लगेगा, तो tan 60 डिग्री लगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने x मानी है, बेस आपका 50 हो गया, tan 60 डिग्री में से √3 आ गया, और √3 इक्वल टू x अपॉन में 50 आ गया। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 50 √3 आ जाएगी, मीन जो आपका x था यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, ठीक है, ये कितनी आई 50 √3 आई, ठीक है। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, जो कि रूट दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी आई 50 × 1.73। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, देखो 5 3 15, 5 5 7 35 और 1 36 3, ठीक है, 5 1 5 और 3 8, डबल पे पॉइंट लगा लो, तो कितना आ गया आपका x की वैल्यू 86.5 मीटर आ गई, ये आ गई आपकी वैल्यू। लेकिन आपको क्या निकालनी है बिल्डिंग की हाइट,
बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। आप जानते हो बिल्डिंग की हाइट में क्या x प्लस ये तो x तो रहेगा ही रहेगा और नीचे ये भी है, तो 8 मीन्स 1.7 और ऐड होगा, तो x की वैल्यू आई थी आपकी 86.5 प्लस 1.7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 1, ठीक है, 6 1 7 1 8 आ गया और ये आ गया 88 मीटर क्या रहेगी हाइट रहेगी किसकी, बिल्डिंग की, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग की हाइट होगी, इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द स्फीयर सेल। कह रहा है कोई एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस आपको दे रखा है 3 और 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि अगर उसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाए जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर रखा जाए, तो बताना है आपको हाइट बताना है सिलेंडर की, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और आपको टोटल सरफेस एरिया भी बताना है सिलेंडर का, और बोला है पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मान लेते हैं कोई एक ये स्फीयर रहा होगा, ठीक है, और ये ऐसे करके बना गया है, यहाँ पे इसका रेडियस है, ठीक है, और बोला गया है कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो 3 और 5 है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेके 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो आपका फिल हो रखा होगा, ठीक है, यही था, ये हॉलो था अंदर से, तो ये फिल था, ठीक है। अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया, ऐसे करके सिलेंडर बनाया गया, ये हो गई आपके सिलेंडर, ये डॉट डॉट कर दिया, ये डॉट 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 कर दिया, ठीक है, ये इसकी हाइट रही होगी। लेकिन ये चीज़ बताया गया कि इसके जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, इट मींस रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर का होगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि इसी को मेल्ट करके इसको बनाया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये चीज़ हम बात कर सकते हैं। तो इसको इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम आपको निकालना है सेल का। सबसे पहले अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो 5, ठीक है, ये इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो 3, ठीक है। ये इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि जो हमें वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है वो तो सिर्फ यही सेल है, तो पहले हमने पूरे का निकाला, फिर उसमें से इतना हटा दिया, तो हमारा ये बच गया। ये जो बराबर रहेगा किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के होता है, ठीक है। तो एक बार बड़ा आर ले लेते हैं, एक बार छोटा आर, तो बड़ा आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। और ये जो आता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से देखो कॉमन मिल रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा आर की क्यूब माइनस आर का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू पाई आर का वैल्यू रेडियस कितना हमें 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बड़ा आर कितना है आपका 5 है, तो 5 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब अपॉन में इक्वल टू पाई इंटू 7 7 जा 49 लिख सकते हो, इंटू एच लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद कितना होता है। उसके बाद देखिए 4/3 इंटू 22 अपॉन में 7, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा, इक्वल टू 22 अपॉन में 7 इंटू 4 4 जा 9, वो 7 7 जा 49 इंटू एच, ये पूरा कट जाएगा। आप देखोगे क्या बचेगा 4/3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 125 98 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 49 इंटू एच आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8 आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3 आ गई, कितनी आ गई 8 अपॉन में 3 आ गई। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 2 और ये 3 मीटर आ गई, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है। अब हाइट निकाल लिया हमने, दूसरा हमें क्या निकाला, तो टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या लगाओगे, देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है, ठीक है, किसी भी सिलेंडर का। तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस आपका 7 है, प्लस रेडियस 7 इंटू हाइट कितनी आई है आपको 8/3 है। ये सॉल्व करेंगे 7 से 7 कटा, 4 20 का आएगा 44 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 21 प्लस 8 अपॉन में 3 आ गया, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 44 इंटू, ठीक है, 21 और प्लस 8 आपका आएगा 29, ठीक है, तो 29 अपॉन में 3, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 44 इंटू 29 अपॉन में 3। अब सॉल्व कर लो तो 44 इंटू 29 करोगे, ठीक है, 9 चौक 36 3, 9 चौक 36 3, ठीक है, फिर 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यह आ गया आपका 6, 8 8 16 1 17 1 8 3 11 1 12, तो आपका आ गया
12 76 अपॉन में 3 काट दो, ठीक है। तो आएगा आपका 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6, इसने एक इसको दिया 16 हो गया, 3 5 15, ठीक है, पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 10 हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल आएगा 425.3, ठीक है, 3 पे बार लगा दो, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 पार्ट है, ठीक है, दोनों में से आपको एक ही करना है, बट हम दोनों करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पहला आपको बोला प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, कह रहा है कि दो टेंजेंट हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सप्लीमेंट्री एंगल है, आपको बताना है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। जब आप दोनों को जोड़ते हो लाइन सेगमेंट को, तो सप्लीमेंट्री बना रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है, और सेंटर और कोने पे दोनों का 180 बना रहा है। देखो कैसे बना रहा है, अभी क्वेश्चन बनाता हूँ, डायग्राम फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये कह रहा है कि मान लीजिए ऐसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ऐसे करके एक टेंजेंट बना, ठीक है, सॉरी, ऐसे करके एक टेंजेंट बना और एक टेंजेंट यहाँ से भी बना, ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको सेंटर को मान लेते हैं O, ठीक है। तो आप जानते हो ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है, कह रहा है इसका और इसका, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, वही सप्लीमेंट्री होता है। मीन्स एंगल है APB ये वाला प्लस एंगल AOB, इसको हमें 180 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, इसी को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, एनसीईआरटी में ही है, 10.2 में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 9th या 10th क्वेश्चन है। आगे देखो, अब आप जानते हो कि ये वाला ट्रायंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, उस पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ये भी एक लाइन है, सॉरी रेडियस है जो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो हमको मालूम है कि एंगल APB, ये वाला APB, इसको प्लस एंगल, ठीक है, ये वाला जोड़ दिया PBO, क्या PBO प्लस AOB प्लस एंगल AOB प्लस ये भी जुड़ गया। अब इसको जोड़ दो, क्या है OAP, क्या OAP इक्वल टू 360 होता है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, सम पूरा 160 होगा। इनमें से देखो APB हमको नहीं मालूम कितना है, तो APB ऐसे ही रहने दो, प्लस PBO ये कितना है 90, तो ये इसको हम लिख लिया 90, प्लस AOB हमको नहीं मालूम, तो AB को रहने दो, ये भी 90 है, ठीक है, 360। सॉल्व करेंगे तो एंगल APB प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, तो एंगल AOB प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। और जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 180 एंगल APB प्लस एंगल AOB, जो कि कितना आ गया आपको 180 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। तो इसी का एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, उसमें आपको 2 टेंजेंट दे रखे हैं, 2 टेंजेंट दे रखे हैं TP एंड TQ, ठीक है, और ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे बना रखा है, सेंटर दे रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। आपको प्रूव करना है कि एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ, मतलब ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए होंगे तो, ठीक है। इट मीन्स कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो एनसीईआरटी जरूर करें, ठीक है। देखो डायग्राम कैसे है, ये आपका है, ठीक है, ये आपका है, और एक पॉइंट है ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर दे रखा है O, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके दे रखा है एक लाइन, और यहाँ से ऐसे करके दे रखा है एक लाइन, ठीक है, इसको T नाम दे रखा है, इसको Q नाम दे रखा है, इसको नाम दे रखा है P, इसको O, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन मैच हो रही है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, ठीक है, ये किसका है 2 एंगल OPQ के डबल पे है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे PTQ ये रहा, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। OPQ एक ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 के 2 एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन नहीं दी गई, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इतना दिया गया है। तो सबसे पहले देखो 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, 2-3 चीज़ें। देखो सबसे पहले आपने एक चीज़ सीखा होगा कि अगर कोई पॉइंट बाहर है, ठीक है, तो उस पर जो टेंजेंट बनती है दोनों के दोनों टेंजेंट बराबर होती है। इट मीन्स कि TP बराबर TQ होगा, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और उसकी अगर एक और खासियत है क्या कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन लिख लें, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लिख लें, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लिख लें। क्या आता है हमें कि एंगल टी पी क्यू, क्या टी पी क्यू किसके बराबर है? एंगल टी क्यू पी, टी पी टी क्यू पी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है और हम जानते हैं पूरा एक ट्रायंगल है तो इसका सबका सम कितना होगा? 180 मीन्स एंगल पी टी क्यू, ठीक है, प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा हो गया, थीटा लिख लो, प्लस ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों की जगह पे कुछ भी एक ही लिख लो, तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू लिख सकता हूँ, दोनों में एक में लिख देता हूँ तो ये 180 डिग्री हो गया। अब आया आपका थीटा प्लस, ठीक है, इन दोनों का जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 एंगल टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू ये वाला आ गया, वो किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो एंगल टी पी क्यू जो बराबर आएगा कितना? 180 माइनस थीटा अपन में 2, इट मीन्स कि एंगल टी पी क्यू कितना आ गया? 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये दोनों बराबर थे, कौन से थे? टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये दोनों के दोनों सब बराबर आ गए। ठीक है, अब चीज देखते हैं, 8 मीन्स कि हमने ये निकाल लिया। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब आपको मालूम है एक और चीज़ कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, कोई रेडियस और कोई टेंजेंट में जो बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री होता है। तो जो ओ पी एंगल ओ पी टी आया, क्या आया? ओ पी टी आया, उसका सम कितना होना चाहिए? सॉरी, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको हम इसमें दो एंगलों का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा? एक एंगल है एंगल ओ, ये वाला ओ पी क्यू, ये वाला एंगल है, तो हमने लिख दिया ओ पी क्यू प्लस कौन सा एंगल है? एक ये है टी पी क्यू, क्या है? टी पी क्यू, इस सब का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। और अभी हमने टी पी क्यू निकाला था, टी पी क्यू कितना आ रहा था? टी पी क्यू इतना आ रहा था, तो इसको इस जगह पे रख लो, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस इसकी जगह पे इतना रखेंगे तो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 चला जाएगा, कट जाएगा, ये आ गया थीटा बाई 2। और थीटा हमने किसको माना था यहाँ पे? ये तो हमको प्रूव करना था और अभी हमने थीटा माना था, ये रहा थीटा, क्या हमारा? पी टी क्यू, क्या है? पी टी क्यू को हमने क्या माना था? थीटा माना था, तो हम थीटा की जगह पे वो लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, माइनस एंगल पी टी क्यू, ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू, ये कट जाएगा तो कितना आ गया? 0। ठीक है, ये पूरा उधर चला जाएगा, ये पूरा उधर गया, तो आपका फाइनल में देखो क्या बनेगा? ये बना एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2, इसके मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन था उसको तो हमने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस बेस्ड आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड। तो पहला केस स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का इस्तेमाल दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बहुत जगह आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है जीपीएस के तौर पे। ठीक है, बहुत सारा सैटेलाइट वगैरह के लोकेशन के लिए। ठीक है, सैटेलाइट से आप अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनका लोकेशन निकाल सकते हो। कह रहा है कि अब क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक गार्ड है, ठीक है, जो कि एक रुके हुए, ठीक है, टावर पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि टावर का ऊंचाई देखा है 240 मीटर, पानी में ही है। ठीक है, और उसने एक बोट अपने तरफ आते हुए देखा जो कि आ रही थी तेजी से, और जब उसने देखा तो उसके पास मतलब वो जो टावर था उस टावर में एक मशीन है, ठीक है, जिसे हम क्लिनोमीटर कहते हैं या फिर इनक्लाइनोमीटर बोलते हैं, जिससे उसने एंगल नापा। ठीक है, स्लोप नापा, एंगल नाप लिया। उसके बाद एंगल नापने के बाद उसको पता चला कि वो बोट उसके लाइट हाउस से जो उसकी टावर थी वहाँ से एंगल कितना बना रहा है, डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी पे होगा अगर टावर की हाइट 240 मीटर है। तो आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसका, और कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, जहाँ से उसने नापा उसके फुट से लेकर उसके बोट तक की कितनी दूरी होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई टावर रहा होगा। ठीक है, ये टावर हो गया आपका। ठीक है, और इसके फुट से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक बोट रही होगी। ठीक है, और जब इन्होंने यहाँ से देखा तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्या बना?
एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जानते हो कैसे बनता है, तो ये आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 30 है तो ये 90 होता है टोटल, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, इट मींस हमने ये निकाल दिया। तो ये आ गया ए, बी और ये सी, ठीक है। इसकी हाइट, टावर की हाइट दे रखी है 240 मीटर दे रखी है। आपको पूछा गया कि इसकी हाइट क्या होगी, तो सबसे सिंपल आप क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाते हैं। tan 30 कितना है लगा लेते हैं, ये आपका आया tan 30 इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर देखो कितना है 240, बेस को हम x मान लेते हैं तो अपॉन में x आ गया। इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 240 अपॉन में x, तो हमारी जो x की वैल्यू है इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 240 √3 मीटर। तो ये पहले का आंसर था फर्स्ट पार्ट का। इसके डायग्राम बना दिया हमने और हमने दिखा दिया कि कितनी दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सेकंड पार्ट में इसने बोला कि आफ्टर, क्या बोला, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद द गार्ड, इसने 10 मिनट बाद फिर से ऑब्जर्व किया तो जो वो बोर्ड थी वो और ज़्यादा पास आ चुकी थी। कितनी पास आ चुकी थी, 240 √3 -1 मीटर और पास आ चुकी थी, ठीक है। तो उसने तुरंत ही अलार्म बजा दिया, ठीक है, और उस समय उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा। तो वो आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा बोर्ड का उसके पास आने के बाद। सबसे पहले पास लाते हैं इसको, देखते हैं कितना पास आने पर कितना आता है। पास लेके आएंगे इसको हम, तो दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो कितना पास आया वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना पास आ गया। पहले कितने पे था, 240 √3 मीटर पे था, ठीक है। अब और कितना कम हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है 240 √3 माइनस इधर आया, तो इसमें से इतना माइनस कर दो। अब कितना बचेगा, तो 240 √3 माइनस 240 √3 -1, ठीक है, ये आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है कि पहले बोर्ड इस जगह पे थी, अब इतना और कम हो गया, अब मतलब यहाँ पे आ गया होगी। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्चार्ज निकालें, तो डिस्चार्ज निकाला कितना है 240 √3, ठीक है, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 240 √3, फिर आएगा माइनस 240 आ गया। उसके बाद और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 240 √3, फिर माइनस 240 √3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 240 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा। इट मीन्स कि अब कितनी दूरी पे है, 240 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, मीन्स एंगल डिप्रेशन का निकालना है। अब अगर आप डिप्रेशन का एंगल निकालोगे तो क्या होता है, tan थीटा लगाओगे, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हाइट अभी भी 240 ही है उसकी, ठीक है, और ये कितनी हो गई, बेस हो गई 240। तो tan थीटा जो आया आपका वो आ गया 1, और tan थीटा 1 कितने पे होता है, 45 पे आता है। तो इसमें tan थीटा कितना आया, 45 आ गया, कितना 45 डिग्री आ गया। तो जो थीटा की वैल्यू है कितनी आ गई 45, जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस बार जब वो ऊपर से देखेगा, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है अब, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब यहाँ से देखेगा यहाँ पे, तो ये जो बना पूरा का पूरा वो कितना बन जाएगा, टोटल 45 का बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको कर लीजिए। इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में केस स्टडी 2 दे रखी है, इसमें कुछ पुशअप्स और पुलअप्स के बारे में दे रखा है। देखिए सबसे पहले कहानी क्या लिखी है उसको समझा देता हूँ आपको। लिखा हुआ है कि पुशअप्स करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आपको अपनी बिल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी बनानी है तो, ठीक है। और ये एथलीट्स वालों के लिए भी अच्छा होता है, जो मतलब स्पोर्ट्स में है उनके लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और अपने मसल्स को क्या क्या बनाती है, चेस्ट, आर्म, शोल्डर, इन सबको सपोर्ट करती है, ठीक है, ग्रोथ करने में, ठीक है, और बॉडी की ट्यूनिंग में भी। तो ये सब थी इनकी कहानी। उसके बाद क्या लिखा है कि नीतीश नाम का एक लड़का है जिसको पार्टिसिपेट करना है एक पुशअप चैलेंज में, ठीक है, और वो अभी की बात करें तो अभी वो 3000 पुशअप से मार लेता है 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन अगर उसको क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो लगभग उसको 3900 पुशअप मारने हैं, तभी वो जीतेगा, ठीक है, 1 घंटे में। उसके बाद कह रहा है विथ ईच डे प्रैक्टिस, वो उसको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो वो नहीं जीतेगा। जैसे आपको अगर प्रैक्टिस बिना आप पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, तो उसने क्या कहा, ही इज एबल टू फेक माई, कह रहा है कि हर अगर वो दिन की बात करें, जैसे आज की दिन की बात करता है, तो आज अगर वो एक्सरसाइज करता है तो आज 1 घंटे में 5 पुशअप्स और एक्स्ट्रा बढ़ा लेगा, फिर कल की बात आएगी तो कल फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर कल और 5 पुशअप बढ़ जाएंगे। तो ऐसे रोजाना बढ़ रहा है उसको, ठीक है, बढ़ाना है उसको, और यही आपको माइंड में रखना है और सिचुएशन का अपने माइंड में रख के एक आंसर बताना है। क्या बताना है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको एपी बनानी है, ठीक है, पुशअप्स का पर डे के हिसाब से, एंड हिज, और मिनिमम डेज बतानी है कि वो एक कब पूरा जाके अपना गोल कंप्लीट कर पाए, मतलब पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखते हुए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, लास्ट क्वेश्चन आपका, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोला
गया कि अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में उसने कितना करा, ये फर्स्ट डे की बात थी, ठीक है, पहले दिन की बात थी। उसके बाद अगले दिन फिर वो 5 पुशअप और कर देगा तो 3005 हो जाएंगे। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 3010 हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 3015 हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। उसका लास्ट तक कहाँ तक जाना है 3900 तक जाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एपी। और अगर आप एपी चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी कहते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका A2, ये आपका A1, ये आपका A3। तो A2 में से A1 मतलब 3005 में से अगर मैं 3000 माइनस कर देता हूँ तो आपका 5 आएगा। फिर अगर मैं डी जो था ये निकाल लेता हूँ तो अगर ये कितना आएगा 3010 में से अगर 3005 निकाल देता हूँ तब भी 5 आता है। तो ये अगर सेम है इट मीन्स ये एपी फॉर्म करता है। तो पहला तो हमने एपी बना दिया, उसके बाद हमें बताना है कि मिनिमम डेज, ठीक है, मिनिमम डेज कितने दिन लगेंगे। तो आप देखोगे एक फॉर्म बनेगा a + n-1 इंटू डी बनेगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है कितना 3900 दे रखा है। फॉर्मूला लगाते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3000, ठीक है, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम, d की वैल्यू तो मालूम है 5 = 3900। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया n-1 इंटू 5, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो 3900 माइनस 3000 आएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू 5 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी 900 आएगी। n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5, फिर उसके बाद 4 बचेगा, ये 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 4 5 8 40, ये आ गया 180, ठीक है। तो n-1 तो मीन्स n-1 की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी 180 डेज। उसके बाद देखो n = 180 + 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 181 आएगा। 80 मीन्स इतने दिन तो लगेंगे उसको इतने करने के लिए। लेकिन अगर पार्टिसिपेट वाले दिन जाना है उसको तो एक दिन पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, एक दिन पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक दिन पहले मीन्स अगर हम डेज की बात करें कि कब उसको पार्टिसिपेट करना है तो टोटल आया था 181 आया था, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 180 दिन, ठीक है, लगभग 180 दिन पहले उसको पार्टिसिपेट का तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पुशअप्स परफॉर्म बाय द नीतीश अब टू द डेज हिज गोल अचीव्ड। कितना दिन लगा, ओ सॉरी, कितने पुशअप्स उसने करे, तो उसके लिए डी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना है क्या SN का, तो SN का है n/2 और ये a + l वाला लगाएंगे क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है। n कितना आया था आपका 181 आया था, ठीक है, तो इसको लिख लो 181/2 ब्रैकेट a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है 3000 है, प्लस लास्ट की वैल्यू देखेंगे तो 391230, ठीक है, सॉरी 00, ठीक है। देखो 181/2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 और 3 6000 होगा, तो ये 6900 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ठीक है, फिर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0 इतना आ गया। उसके बाद जो आपको टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालने थे वो कितना होगा 181 × 34500, ठीक है, सिंगल 0, सॉरी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 181 का देख लेते हैं कितना आता है, तो 3450 × 181 आता है, मल्टीप्लाई 0543 मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 4 32 और 32 और 4 36 का 6, 3 कैरी, ठीक है, और 8 3 24 और 24 और 3 27 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर आ गया 0543, ऐड कर लेते हैं सबको 054 और 6 3 9 और 9 और 5 9 और 5 14 का 4 1 7 और 8 8 4 12 का 1 और 3 2 5 और 1 6। तो 8 मीन्स कि इतने कितने पुशअप्स करें 62450 मीन्स ये आ गया आपका, ठीक है, टोटल पुशअप्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और भी अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं आपको बता सकूं, ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए। कोई जरूरी नहीं मैथ में भी, साइंस में भी हम कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने रहना ताकि आगे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू।